गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज द चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके बेटा, तो आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिप्पोक्रेट्स। ओके, आप जानते होंगे हिप्पोक्रेट्स के बारे में। आई थिंक बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, नाम सुना है आपने हिप्पोक्रेट्स। That is the father of Western medicine. कौन है ये? कौन थे? Father of Western medicine. क्लियर? तो सबसे पहले ये जो फादर हिप्पोक्रेट्स थे, इन्होंने आपकी बॉडी के अंदर कितने बताए हैं? 4 तरह के फ्लूइड बताए थे। 4 टाइप ऑफ ह्यूमर। क्या बताया था इन्होंने? आवर बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? 4 टाइप ऑफ ह्यूमर दैट मस्ट बी बैलेंस्ड। क्या होने चाहिए आपकी बॉडी में? वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो डिजीज हो सकती है। दैट मस्ट बी balanced, otherwise cause disease. तो ये बात बताने वाले कौन से भाई साहब थे? हिप्पोक्रेट्स। अब ये 4 ह्यूमर के बारे में बात कर रहा है, तो वो 4 ह्यूमर कौन कौन से हैं थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। सपोज करो ये आपकी बॉडी है और ये किससे बनी है? 4 ह्यूमर से बनी। ठीक है ना? ये क्लियर? अब आप देखिए पहले वाले बॉक्स के अंदर क्या है? आपको मालूम है आपकी बॉडी के अंदर 4 तो ह्यूमर हैं ही। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है 4 कौन कौन से तत्व हैं? एयर, ठीक है ना। दूसरा आपका हो जाएगा वाटर, मालूम है आपको। एयर है, वाटर है, अर्थ है, फायर है। ये सब जो है तत्व वो क्या शो कर रहे हैं? एक तरह का ह्यूमर शो कर रहे हैं। और वो कौन सा ह्यूमर होगा उसको अपन देख लेते हैं। जैसे फायर है, तो फायर के अंदर क्या होगा? येलो बाइल। ये क्या शो कर रहा है? येलो बाइल। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अर्थ क्या बता रही है? कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो आपका जो ह्यूमर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे? ब्लैक बाइल। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? इसके अंदर वाटर के अंदर क्या है? अपन कहते हैं कफ इज नोन एज फ्लैज। ये क्या है? कफ। तो वाटर जो होगा दैट इज नोन एज द फ्लैग। अब लास्ट में जो आपका जो एयर रह जाता है, ठीक है ना। एयर के अंदर क्या कह रहा है? ये रेड कलर का है, रेड बाइल, जो किससे बना है बेटा? ब्लड से। तो अब आप देखिए आपकी बॉडी के अंदर येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लैग और दैट इज द रेड बाइल। अब ये 4 जो है आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? ह्यूमर। अगर किसी पर्सन को कभी भी कोई डिजीज होती है तो इन 4 में क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस हुआ, ठीक है ना। दैट इज इम्बैलेंस। क्या हो जाएगी? डिजीज। क्लियर? अगर इम्बैलेंस होता है तो क्या होगी? डिजीज होगी। अब ये जो डिजीज हो रही है, ठीक है ना, ये इसके पीछे रीजन बताया इम्बैलेंस। और ये कहा गया कि डिजीज कंडीशन में ब्लैक बाइल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और हिप्पोक्रेट ने उसका इलाज भी बताया। और वो क्या इलाज था? उसने ये कहा कि अगर आपकी बॉडी में ब्लैक बाइल आ गया है तो उस पोर्शन को स्किन के जहां पर भी है एक कट जो है वो दिया जाएगा, इंसिजन दिया जाएगा, ठीक है ना। और लेटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड जो है वो अपने आप क्या करेगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। कट दिया जा रहा है, दैट इज द इंसिजन दिया जा रहा है,
और उस इंसिजन की वजह से ब्लड वहां से क्या होगा, निकलेगा, और जो ब्लड निकलेगा उसको एक बाउल में ले लिया जाएगा और ये कहा जाता है कि इसमें से जो है ब्लैक बाइल यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव हो गया। बट हुआ क्या, हुआ ये कि पर्सन की बॉडी में से अगर आप ब्लड निकाल लोगे तो पर्सन की बॉडी क्या हो जाएगी, वीक। तो पेशेंट बिकम वीक, और वीक के बाद में क्या हो जाएंगे, डेथ के चांसेस भी जो है बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली हिप्पोक्रेट ने जो ये थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ दिस इज रिजेक्टेड थ्योरी। तो प्लीज ध्यान रखें, ये क्या है, रिजेक्टेड थ्योरी। रिजेक्टेड थ्योरी के बाद में अब आते हैं हम इंडियन जो है, दैट इज द फादर ऑफ द मेडिसिन, चरक। जानते होंगे आप लोग सब चरक को। चरक संहिता बनी हुई है हमारे पास में, आयुर्वेद जो है बिल्कुल पूरा उसके ऊपर। तो चरक संहिता ये किस पे बिलीव करती है, ये बिलीव करती है, अभी तक ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, अभी तक एक्सेप्टेड है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, स्टिल इट इज एक्सेप्टेड। कौन, चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर क्या बताया गया है कि आपकी बॉडी 3 तरह के सब्सटेंस से बनी है, वात पित्त कफ, ठीक है ना, दैट इज नोन एज फ्लैग, ठीक है, बाइल, वात, this is known as वात, this is known as पित्त। सॉरी, इसको उल्टा कर दिया मैंने, आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, क्योंकि चरक संहिता ने जो बताया था, फ्लैग मतलब होता है कफ, ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज द कफ, और बाइल मतलब होता है पित्त, ठीक है ना। अब वात जो है वो अपना रह गया है, दैट इज नोन एज द विंड, और हम लिखेंगे इसको वात। तो हमारी बॉडी में 3 चीजें होती है, कफ, पित्त, वात, फ्लैग, बाइल एंड विंड। ये बॉडी के अंदर बिल्कुल बैलेंस फॉर्म के अंदर रहती है। जरा सा भी बॉडी में अगर सपोज करो फ्लैग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, पर्सन को क्या हो जाएगा, डिजीज। अगर बाइल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, पर्सन को क्या हो जाएगा, डिजीज। विंड जो है वो ज्यादा हो गया, जिसे अपन कहते हैं अपने अलवर में जो है मोस्टली वर्ड यूज होता है, बाय हो गई, बाय, ठीक है ना। बाय इज नथिंग बट द वात। वात की क्वांटिटी, एयर की क्वांटिटी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो आयुर्वेद भी हमारे यहाँ पर जो है वेल एस्टेब्लिश साइंस है, और बकायदा इसके अंदर भी पूरा का पूरा आपका जो है कोर्स चलता है डॉक्टर्स का, इसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, इसका एग्जाम भी है पूरा प्रॉपर, ठीक है ना। तो उसके थ्रू जो है आयुर्वेद डॉक्टर्स बनते हैं। आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। पतंजलि आप जानते होंगे जो है वेल नाउन जो है इंस्टीट्यूट है बाय बाबा रामदेव। तो चरक संहिता वाला जो थ्योरी जो चल रही है वो अभी तक एक्सेप्टेड थ्योरी है, बट हिप्पोक्रेट्स जो वेस्टर्न जो क्या कहते हैं मेडिसिन जो उन्होंने दी थी, वो अब टोटली क्या हो चुकी है, रिजेक्टेड थ्योरी हो चुकी है। इसको रिजेक्ट करने वाला था कौन, हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी को रिजेक्ट किसने करा, ये रिजेक्ट हुई है आफ्टर द विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या बताया था, आपको मालूम होगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की बात करी थी, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो ब्लड सर्कुलेशन जो बताया है, किसके थ्रू बताया गया है, विलियम हार्वे के थ्रू। जब ये आया तो उसके बाद में ये थ्योरी जो है अपने आप क्या हो गई, फ्लॉप। उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी का ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, और न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो ये सारा काम कौन करता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो ये वाला 4 ह्यूमर जो कॉन्सेप्ट था ये रॉन्ग हो गया, और विलियम हार्वे के थ्रू दिया गया, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। ही फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओके बेटा, प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। किसके थ्रू दिया गया, विलियम हार्वे के थ्रू, जिसके बाद में हिप्पोक्रेट्स भाई साहब जो हैं वो क्या हो गए, फेल। तो बेसिकली जो है ये तीनों जो हैं क्या है, दैट इज शुरुआत में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है WHO क्या कहती है इसके बारे में, व्हाट इज हेल्थ
अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या कह रही है कि अगर किसी पर्सन को डिजीज नहीं है तो आप उसको हेल्दी नहीं कह सकते। डिजीज ना होना ही हेल्दी की निशानी नहीं है। पर्सन कैसा होना चाहिए? सोशल, मेंटल और क्या कहते हैं फिजिकल, तीनों फॉर्म से क्या होना चाहिए? हेल्दी। सोशल में आपका रिलेशन अच्छे रहने चाहिए आपके पेरेंट्स से, आपके सोसाइटी में सबसे अगर रिलेशन अच्छे हैं, हेल्दी है, तो पर्सन क्या है? सोशल वेलबींग। मेंटली वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल जो है क्या कहते हैं हेल्थ। एंड थर्ड फिजिकल तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, अगर फिजिकल है तभी आप उसको क्या कह सकते हो? हेल्दी। लेकिन WHO अब एक और चीज इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्पिरिचुअल, ठीक है ना। स्पिरिचुअल हेल्दीनेस भी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो फोर्थ डायमेंशन भी अब ऐड हो जाएगा किसके अंदर? WHO की डेफिनेशन के अंदर। तो WHO डिजीज के बारे में क्या कहता है उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज हेल्थ? Okay, so these are the what scientists who discover about the health and medicines earlier in their life. Now next is the health definition. So according to WHO what is health? तो health की definition सबसे पहले अपन लेंगे health। ये health basically होती क्या है, ठीक है ना। So health के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए health doesn't means absence of disease, ठीक है ना। It doesn't means absence of disease। भाई आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज कंप्लीट, हेल्थ is complete state of social, mental and physical well-being। आप अच्छे होने चाहिए सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। नाउ in our new session or according to the new definition of WHO अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर क्या यूज हो रहा है? that is the spiritual, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मिक शांति, spiritual health is now added to the definition of health given by WHO। तो WHO के थ्रू दी गई जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसके अंदर अब एक नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा, दैट इज नोन एज द स्पिरिचुअल हेल्थ। यस, अब आप देखिए ये तो होगी हेल्थ, ठीक है ना। अब हेल्थ जो है या पर्सन जो है अनहेल्दी किस वजह से हो सकता है, क्या क्या रीजंस जो है उसके अंदर आ सकते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि हेल्थ इज अफेक्टेड किसके थ्रू? ये भी WHO के थ्रू ही बताया गया है कि हेल्थ इज अफेक्टेड फर्स्ट, अगर कोई इन्फेक्शन है उससे भी आप क्या हो सकते हो? अनहेल्दी। तो फर्स्ट इन्फेक्शन मेक्स पर्सन अनहेल्दी। दूसरा जो है हेल्थ किससे इफेक्ट होती है? हेल्थ इफेक्ट होती है आपकी कोई, अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है तब, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो कोई इलाज भी नहीं है, तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है किससे? जेनेटिक डिसऑर्डर। तीसरा आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है आपकी लाइफस्टाइल से, कि आप सोते रहते हो टीवी के सामने और खाना खाते हो, दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल कॉजेज डिजीज लाइक डायबिटीज, ठीक है ना, और भी बहुत सारी हैं, ओबेसिटी वगैरह। तो लाइफ स्टाइल, ये तीनों ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है
जो आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल। तो हेल्थ इज कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ओके, नाउ स्पिरिचुअली भी आपको क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। यस, अब ये है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो उसके पीछे क्या क्या रिक्वेस्ट होती हैं कि जो पर्सन को क्या बना रही हैं, अनहेल्दी बना रही है, और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर गुड हेल्थ। क्या होना चाहिए भाई, आजकल हम इस रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं बिकॉज कोविड-19 जो है वो आ चुका है। और इसके बाद में आप देखिए कम्युनिटी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, घर आते ही हाथ धोना, पैर धोना, ठीक है ना, ये सब व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट फॉर कीप अस हेल्दी। तो ये जो अवेयरनेस आई है, ये अवेयरनेस ही तो है कि बाहर कोई कोविड-19 है तो आपको इस तरह से रहना है, ये नहीं आना। तो सबसे पहला जो रिक्वेस्ट ही है गुड हेल्थ की, क्या है भाई, दैट इज अवेयरनेस, ठीक है ना। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर हो तो आप हेल्दी आराम से रह सकते हैं। ओके, अवेयरनेस आपको है, अवेयरनेस के साथ साथ में आपका इम्यूनाइजेशन कैसा हो रखा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ही है कि आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर हो। सारे के सारे जो 14 टीके हैं आपको लगे हुए होने चाहिए। पहले ये 7 हुआ करते थे टीके, मैं डॉगीज के इंजेक्शन की बात नहीं करी क्योंकि आपका ध्यान उधर ही चले जाता है हमेशा। 14 जो है, 14 से ज्यादा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है ना, अलग अलग। अब आपको मालूम है हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन आ रही है, ए की भी आ रही है, जॉइंटिस की भी वैक्सीन है। तो इस तरह से बहुत सारी वैक्सीन जो है डेवलप हो चुकी हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर, ठीक है। सो इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। और अब बस थोड़े से दिनों बाद में आ रही है कोविड-19 की वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वापस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट is the important criteria for the good health. मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान इसी के ऊपर डिपेंड है, that is the proper disposal of waste, proper disposal of waste, ठीक है ना, and clean drinking water, सबसे important necessity, ठीक है ना। हवा और पानी ये दोनों अच्छी होनी चाहिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा में तो कोविड-19 आ चुका है, अब पानी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, क्लियर, ठीक है ना, दैट इज द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड कम्युनिटी जो है हाइजीन इज द इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। कौन कौन सी, दैट इज पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके थ्रू ही आप क्या हो सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो प्लीज रिमेंबर, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल ये आपको अनहेल्दी बनाती हैं, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। आपको फिजिकली भी हेल्दी रहना है, मेंटली भी हेल्दी रहना है, ठीक है ना, और सोशली भी हेल्दी रहना है, एज वेल एज स्पिरिचुअल भी आपको क्या रहना है, हेल्दी। इन सब के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड लास्ट पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है ना। तो अगर ये है तो पर्सन क्या है, हेल्दी है, और अगर नहीं है तो पर्सन को क्या होगी, डिजीज। सो नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर, दैट इज डिजीज। ओके बेटा, दिस इज कंप्लीट। नाउ कम टू द डिजीज वाला पोर्शन, ठीक है, कि व्हाट इज डिजीज। नेक्स्ट इज द डिजीज। सो बेसिकली डिजीज जो है क्या होता है, अगर आपकी बॉडी डेविएट हो जाती है नॉर्मल कंफर्ट से, आप उसको क्या कहोगे, डिजीज। डिस मतलब डिस्कंफर्ट, डेविएशन हो जाना, ठीक है ना। इजी मतलब ईज से, आपकी बॉडी जो ईज में थी, आराम में थी, अब वो क्या हो गई है, डिस्कंफर्टेबल हो गई है, दैट इज नोन एज डिजीज। ओके, सो डिजीज इज
हार्मफुल डेविएशन, कोई भी जो आपकी बॉडी पर नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल structural and functional state of body, उसी को आपने क्या कहा है, डिजीज। अब ये जो डिजीज जो है ये क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल उससे। इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि माल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई भी हो सकता है ऑर्गन, ठीक है ना, बॉडी ऑर्गन, या माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच हैव ए पर्टिकुलर सिम्टम्स इज नोन एज डिजीज। सो आप इसको और किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और बॉडी with particular symptoms is called disease, ठीक है ना भाई। आप नॉर्मल जोन से डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहे हो, दैट इज नोन एज द डिजीज। इजी मतलब आराम से रहना, उसके आगे आप डिस लगा दोगे, डिस्कम्फर्ट कर दोगे उसको, उसी को आपने क्या कहा है, डिजीज। अब हम लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिजीज, कि भाई डिजीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज। सो बेसिकली आप देखिए जो टाइप ऑफ डिजीज हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है दैट इज नोन एज द कंजेनाइटल डिजीज, कोजेनाइटल नहीं कहते इसको, कंजेनाइटल डिजीज। तो कंजेनाइटल डिजीज जो है, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये डिजीज वो डिजीज है जो कब आई है, बाय बर्थ, ठीक है ना, दैट अकर बाय बर्थ। जैसे ही आप पैदा होते हो, पैदा होने के साथ साथ में ये डिजीज आ सकती हैं। ये इसके पीछे रीजन जो है, या तो बॉडी के अंदर पहले कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रह गया होगा या कोई जेनेटिकल डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होते हैं, कंजेनाइटल डिजीज होती है, दैट इज अकर बाय बर्थ due to genetical defect or genital defect or metabolic disorder। तो कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो आपकी बॉडी में पहले था, लगातार उसी कंटिन्यूएशन के अंदर आ रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपने बहुत सारी डिजीज पढ़ी होंगी, जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर एल्कैप्टोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया, ये सारी डिजीजेस क्या हैं, जेनेटिक डिजीज। तो ये किसकी वजह से हो रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। एंड ड्यू टू द जेनेटिकल डिफेक्ट, कोई भी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर एक ड्रग पढ़ी थी थैलिडोमाइड, याद होगा आपको, थैलिडोमाइड ड्रग अगर कोई लेडी लेती है जिसने कंसीव कर रखा हो, तो होने जो यंग वन जो है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर चांसेस होते हैं कौन सी डिजीज के, दैट इज नोन एज फोकोमीलिया। फोकोमीलिया मीन्स उसके जो लिम्स जो होंगे, फिंगर्स जो होंगे, वो बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, शॉर्ट फिंगर्स, शॉर्ट डिजिट्स आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये डिजिट्स जो है बहुत शॉर्ट होंगी, उसी को आपने पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। तो इस तरह की डिजीज जो बाय बर्थ आपके जन्म से आपके अंदर होती है, दैट इज नोन एज द कंजेनाइटल डिजीज। सेकेंड डिजीज आती है दैट इज द एक्वायर्ड डिजीज। सेकेंड डिजीज हम कौन सी लेंगे, एक्वायर्ड। सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड डिजीज। भाई देखो ऐसा है कि एक्वायर्ड डिजीज 2 तरह की हो सकती है, ठीक है ना, एक इन्फेक्शियस भी हो सकती है, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। एक्वायर्ड ही तो करी है आपकी बॉडी ने, बाय बर्थ तो नहीं आई है, ठीक है। तो दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इन्फेक्शियस एंड सेकंड इज द नॉन इन्फेक्शियस। अब आप देखिए जो इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है ना, जो इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि सपोज करो फ्लू है,
बाहर जो है कोरोना वाला जो बैठा है वायरस, ठीक है ना, ये क्या है, इन्फेक्शियस ही तो है, तभी तो सबको आइसोलेशन के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है ना। कोविड-19 इज व्हाट, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना, विच ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे से जो हो रही है उसको आपने क्या कहा है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अंदर हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, कोविड-19 का एग्जांपल, कोविड-19, ठीक है, ये सबको याद है, कोई नहीं भूलेगा। हाँ जी, अब आप देखिए नॉन इन्फेक्शियस, दैट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो यहां पर ये ट्रांसमिट हो रही है, यहां पर क्या होगा, नॉट ट्रांसमिट। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, यस, कैंसर है, कैंसर ऐसा तो नहीं होता एक को हुआ दूसरे को हो जाएगा उससे, ठीक है, तो कैंसर लाइक डिजीज। दूसरा, सपोज करो किसी को जॉन्डिस है, तो उस जॉन्डिस से कुछ दूसरे वाले को जॉन्डिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस किडनी से दूसरे को नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है या किसी ऑर्गन से जो रिलेटेड होती है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, ऑर्गन डिजीज भी, ऑर्गेनिक डिजीज भी कहा जाता है, प्लीज ध्यान रखना। ऑर्गेनिक डिजीज, यहाँ पर कोई फूड नहीं है, ऑर्गेनिक, ध्यान रखना इस चीज का, ऑर्गेनिक डिजीज है, कोई फूड नहीं है, कोई खेती नहीं हो रही है यहाँ पर ऑर्गेनिक की। यहाँ पर जो डिजीज पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, डायबिटीज किससे रिलेटेड है, अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो वो किससे रिलेटेड है, पैनक्रियाज से, तो एक ऑर्गन हो गया, तो आपने उसको क्या कहा, ऑर्गेनिक डिजीज। ये ऐसा तो नहीं है ना, इन्फेक्शियस तो नहीं है ये, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो किससे हो रही थी, एडीएच हार्मोन से, आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर। तो इस तरह की जो डिजीज होती है दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एंड डिजीज लाइक इन्फेक्शियस, कोविड-19, एड्स, एड्स क्या है, दैट इज द इन्फेक्शियस डिजीज। फ्लू, और सबसे कॉमन फ्लू जो 2013 के अंदर आया था, सार्स, जिसको चाइना ही लेके आया था, वो भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है, ठीक है ना। फ्लू, सार्स, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। तो डिजीज को आपने ब्रॉडली कितने उसमें क्लासिफाई करा है, 2 के अंदर। नंबर 1 इज द कंजेनाइटल डिजीज, जो बाय बर्थ आ रही है। नंबर 2 एक्वायर्ड डिजीज, जो आप खुद एक्वायर करते हो अपनी लाइफ टाइम के अंदर, दैट मे बी इन्फेक्शियस और दैट मे बी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो एक दूसरे से फैलती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस जो आपसे किसी दूसरे को ना हो, और दैट नॉन इन्फेक्शियस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक डिजीज। क्लियर। तो ये डिजीज वाला पोर्शन होता है आपका खत्म, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ पैथोजेंस लेंगे और या डिजीज कॉजिंग एजेंट अपन लेते हैं इसके बाद में, दैट एजेंट्स व्हिच कॉजेस डिजीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये डिजीज प्रोड्यूस कौन करता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट, कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिजीज जो है वो हो रही है। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे फर्स्ट फिजिकल एजेंट। कोई भी फिजिकल एजेंट जिसकी वजह से भी डिजीज हो रही है उसको आप क्या कहोगे, फिजिकल एजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर गर्मी ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, लू लग जाएगी, ठीक है। और अगर टेम्परेचर लो हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, कोल्ड, कफ वगैरह सब, ठीक है। तो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, आप जैसे से ऊपर चढ़ते हो माउंटेन्स के ऊपर तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या हो रहा है, उस वहां पर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो डेप्थ में जाते हो तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसकी वजह से ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं जो अपन पढ़ते हैं वो सारे फिजिकल फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, फिजिकल एजेंट, ठीक है ना। उसी तरह से हम लेते हैं केमिकल एजेंट्स। सेकेंड वन इज द केमिकल एजेंट। तो भाई अब ये केमिकल एजेंट्स कहाँ से आ गए, भाई बाहर से इतने सारे केमिकल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी केमिकल है और बॉडी के बाहर भी केमिकल है। तो अंदर भी केमिस्ट्री चल रही है और बाहर भी क्या चल रही है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री अंदर और बाहर दोनों जगह चल रही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। पहले हो गया आपका एंडोजीनियस केमिकल और दूसरे हो गए एक्सोजीनियस। एंडोजीनस
जो आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है ना, और दूसरा एक्सोजीनस जो आपकी बॉडी के बाहर है, ठीक है। अब ये एंडोजीनस केमिकल क्या है भाई? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गया, कौन सी डिजीज प्रोड्यूस कर देगा? गाउट। यूरिया आपकी बॉडी के अंदर आ गया, क्या हो जाएगी? आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका पीएच क्या हो जाएगा? चेंज। तो एंडोजीनस में यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है ना, शुगर है, ये सब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गए हैं? ज्यादा। आपकी बॉडी के केमिकल आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर खूब पॉल्यूटेंट है, भरा पड़ा है, ठीक है ना, तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन और उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के अलावा प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट जो बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इवन प्लास्टिक जो है, वाटर बॉटल जो होती है, दैट आल्सो कॉजेज डिजीज। तो ये सारे जो एजेंट्स जो बाहर हैं, ठीक है ना, डस्ट आ जाएगी इसके अंदर, एलर्जेंस आ जाएंगे बहुत सारे जो एलर्जी कॉज करते हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा? दैट इज नोन एज द केमिकल एजेंट। तो आपको फिजिकल एजेंट, आपको केमिकल एजेंट एंड थर्ड इज द बायोलॉजिकल एजेंट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। यस, बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स बेसिकली आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है ना, ये जो भी डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है, सॉरी बायोलॉजिकल एजेंट। बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है ना, सल्मोनेला टाइफी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये क्या कहते हैं, लेप्रेसी है, ठीक है, ये वाली डिजीज। तो इस तरह से टीबी है, ये सब क्या है? बैक्टीरियल डिजीज हैं। वायरस के थ्रू होने वाली भी बहुत सारी डिजीज हैं। तो ये सारे एजेंट्स हैं जिनको इस पोर्शन को तो हमें डिटेल में लेना है, ठीक है। तो फंगस हो जाएगी, रिंग वॉर्म आपको मालूम होगा, दांत खाज खुजली, ठीक है ना, फंगस हो गया, और क्या कहते हैं आपका ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या कहा है? बायोलॉजिकल एजेंट। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट क्या हैं? एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिजीज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खत्म होने के बाद में डिजीज जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एजेंट आ जाएगा। भाई ये मैकेनिकल एजेंट क्या है? आप पहाड़ पे चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते पैर फिसल गया, आप नीचे गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। अब ये भी तो एक डिजीज हुई, 6 महीने के लिए तो आप तो गए बिस्तर पे, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई। तो ये सारी जो डिजीज है, फ्रैक्चर वगैरह जो है, इसको हम किसके अंदर लेते हैं? दैट इज मैकेनिकल एजेंट। तो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो लिगामेंट ब्रेक हो गया हो, और कहते हैं ना अगर नस खिंच गई है, these are all nothing but the mechanical agent, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा इसका क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज, ठीक है ना, क्वासीकॉर है, मैरस्मस है। तो न्यूट्रिशन जो है एजेंट भी है जो क्या कर रहे हैं? डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिफ्थ इज द न्यूट्रिशनल एजेंट। अब इस न्यूट्रिशनल एजेंट के अंदर कौन कौन आ जाएगा आपका? इसके अंदर आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनसे जो भी डिजीज हो रही है आपको, इनके कम होने से, इनके ज्यादा होने से, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? न्यूट्रिशनल डिजीज जो है वो भी कह सकते हैं, वो किसके अंदर आएगी? न्यूट्रिशनल एजेंट के अंदर। इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे क्वाशिकॉर एंड मैरस्मस। ये आपने पढ़ा होगा किसमें? 11th क्लास के अंदर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है मैरस्मस और क्वाशिकॉर। इसके अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी से भी क्या होती हैं? बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, तो उनको भी हम इसमें लेंगे, न्यूट्रिशनल एजेंट में ही ले लेते हैं, क्योंकि वो डेफिशिएंसी एक्सेस की वजह से भी हो सकती है और उसकी कमी की वजह से भी हो रही है। यहाँ पर भी अगर न्यूट्रिशन आप ज्यादा ले रहे हो, फैट ले रहे हो ज्यादा, आपने क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? ओबेसिटी, ठीक है ना, दैट कॉजेस ओबेसिटी एंड ओबेसिटी इज अ डिजीज, ओके। इसके अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन बी, बेरी, विटामिन सी, स्कर्वी, तो बहुत सारे डिजीजेस हैं जो विटामिन से क्या है? रिलेटेड, ठीक है ना। इसके अंदर बेरी भी आ जाएगा आपका, स्कर्वी भी आ जाएगा,
और भी बहुत सारी डिजीज हैं जो क्या हो रही हैं, न्यूट्रिशनल उससे होगी, डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिशनल एजेंट से। तो बेसिकली हम मोटे तौर पर इसको एजेंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड न्यूट्रिशनल। दे ऑल आर द एजेंट्स विच कॉजेज डिजीज। क्लियर? अब हम करेंगे लास्ट में एक और कोच पोस्टुलेट, ठीक है ना, उसने क्या कहा था डिजीज के बारे में। ओके, तो कोच पोस्टुलेट। अब हम ले लेते हैं कोच पोस्टुलेट। बेटा अगर डिजीज की बात चले और कोच का नाम ना आए तो बहुत गलत है, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले अपने 4 पोस्टुलेट्स के थ्रू बताया था कि डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है माइक्रोब से, ठीक है ना। तो कोच पोस्टुलेट फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, सबसे पहले इन्होंने ही करा था, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड relation of microbes to the disease, relation of microbes to the disease। और इन्होंने अपने क्या दिए, 4 पोस्टुलेट दिए जिसको हम पढ़ते हैं 4 पोस्टुलेट्स, कि भाई जिसके अंदर जो पेशेंट है, जिसको भी डिजीज हो रही है, उसके अंदर माइक्रोब्स अबंडेंट अमाउंट के अंदर होगा, ठीक है ना। पहला पोस्टुलेट, माइक्रोब्स नंबर इन डिजीज पर्सन will be in higher amount, और आप कह सकते हो सबसे ज्यादा, मोस्ट अबेंडेंट भी कह सकते हो आप इसको, मोस्ट अबेंडेंट। तो पहला पोस्टुलेट इसने ये बताया कि माइक्रोब का नंबर डिजीज वाले पर्सन के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये कह रहा है सेकेंड पोस्टुलेट में कि जब हम उसमें से वो माइक्रोब्स निकालते हैं डिजीज पर्सन से, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, आइसोलेट, ठीक है ना, आइसोलेट कर सकते हो, उसको कल्चर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो है, माइक्रोब इज इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम, माइक्रोब इज इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन, जो भी बीमार है उससे, फ्रॉम diseased person and cultured in laboratory, ठीक है। आपने उसका आइसोलेशन करा, आइसोलेशन के बाद आपने उसका कल्चर करा, वो इजीली क्या हो गया, कल्चर हो गया। अब अगर हम इस वाले आइसोलेटेड वाले को किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इनॉकुलेट करते हैं माइक्रोब को, तो वो उसके अंदर क्या कॉज करेगा, डिजीज, ठीक है ना। तब वो कोच का पोस्टुलेट है। थर्ड, दिस आइसोलेटेड बैक्टीरिया, आइसोलेटेड माइक्रोब की बात कर रहे हैं अपन, माइक्रोब कॉज डिजीज इन हेल्दी पर्सन, डिजीज in healthy person। तो उसने ये बताया, कोच ने क्या बताया हमें कि भाई आप हेल्दी पर्सन से आइसोलेट कर लो, आइसोलेट करने के बाद में जो है, सॉरी, जो डिजीज पर्सन था उससे आप आइसोलेट कर दो माइक्रोब को, कल्चर करो, कल्चर करने के बाद आप उसको किसमें इनॉकुलेट कर दो, हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है ना। तो हेल्दी पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, नाउ हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड। अब कौन इन्फेक्ट हो गया, हेल्दी पर्सन। अब आपको क्या करना है, फर्दर इससे आइसोलेट करना है माइक्रोब्स को, यानी कि जो हेल्दी पर्सन, जो आप डिजीज पर्सन बन चुका है, उसमें से आप आइसोलेट करोगे और उसका कल्चर करोगे। If this is possible, then they follow the Koch postulate according to the Koch theory, ठीक है ना। तो कोच थ्योरी का 4th पॉइंट ये कह रहा है, एक माइक्रोब विल
easily isolated from healthy person and culture। कहने का मतलब ये है कि पहले जब आपने लिया डिजीज वाला माइक्रोब जिसके अंदर था, जिसके अंदर एबंडेंट, उसको भी आप आइसोलेट कर रहे थे और फिर कल्चर कर रहे थे लैब में। फिर आप उसको आइसोलेट करके फिर इनोकुलेट करते हो हेल्दी में। हेल्दी में इनोकुलेट करने के बाद में आप उसको वापस क्या कर सकते हो, निकाल करके कल्चर कर सकते हो। अगर ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो साबित हो जाता है किसका, माइक्रोब का, कि यस ये माइक्रोब क्या करते हैं, डिजीज। बट ये थ्योरी फेल हुई। कहाँ पर फेल हुई है ये, दिस कोच पोस्टुलेट जो है काम नहीं कर पाया वायरस में, क्योंकि वायरस तो है क्या होता है, वो तो सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर ही क्या करेगा, कल्चर करेगा। वो बाहर कल्चर ही नहीं करता। आप उसको पेट्री डिश में ले लो, वो कल्चर नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए, होस्ट बॉडी। सो एक्सेप्शंस ऑफ सेल दिस कोच पोस्टुलेट्स, एक्सेप्शंस ऑफ कोच पोस्टुलेट, जहां पर ये थ्योरी फेल हो गई, वो कौन है, दैट इज द वायरस। तो वायरस हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कल्चर करते हैं। अब इसके अलावा, वायरस के अलावा एक और बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया। ये भी लिविंग बॉडी के अंदर ही कल्चर करता है, ठीक है ना। एक और बैक्टीरिया है जिसको लेप्रेसी वाला, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगर आप इस बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहते हो तो ये बैक्टीरिया जो है आपको होस्ट में कभी कल्चर नहीं करेगा, प्लीज रिमेंबर, सॉरी, होस्ट में कल्चर करेगा, कभी भी पेट्री डिश के अंदर कल्चर नहीं करेगा। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की स्पेशल और खास बात है। एक और एग्जांपल है दैट इज नोन एज ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो सिफिलिस कॉज करता है। उसके साथ में भी यही प्रॉब्लम है, वो भी बाहर लैब में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द ट्रिपेनोमा पैलिडियम। कौन सी डिजीज कॉज करता है ये, सिफिलिस, ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो 4 जगह पर ये थ्योरी फेल हो गई थी कोच की। एक तो वायरस, क्लेमाइडिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है ना। ये चारों ही जो हैं ये कभी भी आइसोलेटेड मैकेनिज्म में कल्चर नहीं करेंगे। इनके लिए आपको क्या चाहिए, लिविंग होस्ट चाहिए। ओके, सो अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होता है कंप्लीट, और अपन कल से लेंगे बैक्टीरियल डिजीज। ओके बेटा, होप सो आपको समझ में आया होगा।